वो कमाल थे, वो कलाम थे। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुद्दा का। लेकिन आज यादों के झरोखों से कलाम साहब की जिंदगी को देखेंगे। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री मनोहर पार्कर और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू शामिल हुए। हजारों लोगों की भीड़ के बीच सबने नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को आखिरी सलाम कहने के लिए इतनी बड़ी भीड़ रामेश्वरम में उमड़ी कि जिधर देखें और जहां तक आपकी नजरें जा सकती हैं, हर तरफ नम आंखों का जन सैलाब दिख रहा था। जब डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर लाया गया तो लोग अपने आखिरी विदाई देने के लिए दौड़ पड़े। बड़ा हो या बच्चा, सबकी आंखें नम थी। हर कोई उनके आखिरी दर्शन के लिए बेकरार था। सेना का बैंड शोक धुन बजाता हुआ, और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं सामने कि तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मौजूद हैं जो कि आखिरी सलाम देंगी, और ये वॉक करके वो नीचे आएंगे। और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि वो जहां पे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, और वो 2 पत्थर जिसको ऊपर से ढक दिया जाएगा और कलाम साहब को यहीं पे दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग तो एक दिन पहले ही रामेश्वरम पहुंच गए थे। पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने खुद प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम पहुंचे और आखिरी सलामी दी। अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को जो कि वहां पे जा रहे हैं जहां पे डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर रखा है। वहां उन्होंने उन्हें अभिवादन किया, प्रणाम किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर कलाम के बड़े भाई मोहम्मद मुत्थु मीरन से मिले और उन्हें सांत्वना दी। कलाम साहब के भाई 99 साल के हैं। कब्रिस्तान में आखिरी दर्शन के लिए डॉक्टर कलाम का जनाजा रखे जाने पर सबसे पहले शाहनवाज हुसैन और गुलाम नबी आजाद ने एक साथ सबसे आगे खड़े होकर जनाजे की दुआ पढ़ी। उसके बाद तमाम नेताओं ने एक के बाद एक उन्हें आखिरी सलामी दी। सबकी जुबान खामोश थी। हर कोई डॉक्टर कलाम को अपने तरीके से याद कर रहा था। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी रामेश्वरम पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर कलाम को उनके शहर रामेश्वरम में पूरे सैनिक सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसी जगह उनकी याद में एक बड़ा स्मारक बनाया जाएगा। डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को बुधवार को रामेश्वरम ले जाया गया था। पिछले 24 घंटे में हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मदुरई से रामेश्वरम तक की सड़कों पर डॉक्टर कलाम के पोस्टर लगे हुए थे। गुरुवार सुबह मदुरई से रामेश्वरम के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई। Just as if we have seen our very close to the heart person, we have left him. बेंगलोर से आ रहा हूँ जी। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा, मुझे तो बहुत दुख हो गया। मैं उधर से 2 दिन छोड़ के छुट्टी लेके आया हूँ। देश भर में लोग आज डॉक्टर कलाम को अपने तरीके से याद कर रहे हैं। कोयम्बटूर में कलाकारों ने अपने चहेते मिसाइल मैन के लिए जो तस्वीर बनाई वो देखने लायक थी। डॉक्टर कलाम पहले मुझे पता नहीं था वो कौन है, बट जब मुझे पता चला वो कितने सज्जन इंसान है, मैंने रियलाइज करा कि वो कितने बड़े इंसान थे। उनकी कितनी अच्छी सोच थी। उन्होंने हम बच्चों के लिए कितने ड्रीम्स बनाए कि उनका एक एक शब्द किसी लाइब्रेरी से कम नहीं था। वो जब भी बात कर रहे थे मुझे लग रहा था उनकी हर बात, उनकी हर लाइन में हम कुछ सीख सकते हैं। कलाम सर से मैं पहले भी मिल चुका हूँ अपने स्कूल टाइम पर, और मैंने उनसे एक ही चीज सीखी, कभी हार मत मानना। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का निधन सोमवार को हुआ था। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शिलोंग के अस्पताल में अंतिम सांस ली। 27 जुलाई को IIM शिलोंग में लेक्चर देते वक्त 83 साल के डॉक्टर कलाम को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया था। हालांकि डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। सरकार ने उनकी मौत पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर कलाम ने 17 किताबें लिखी थी और उन पर 6 जीवनियां भी लिखी गई थी। उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2005 में डॉक्टर कलाम ने स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी, जिसके बाद वहां वो दिन
विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। डॉक्टर कलाम को IBN 7 का सलाम। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे रामेश्वरम और कुछ अपनी गाड़ियों से पहुंचे। स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। हालांकि सुपुर्द खाक कर दिया गया है डॉक्टर कलाम को, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों का वहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे संवाददाता प्रतीक वहां पर मौजूद है। सुपुर्द खाक करने के बाद किस तरीके से नम आंखों से लोग याद कर रहे थे डॉक्टर कलाम को और किस तरीके से भीड़ वापस से वहां पर उमड़ रही है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। और अब जबकि डॉक्टर कलाम को सुपुर्द खाक किया जा चुका है और यही वो जगह है जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया और अभी भी लोगों का उनको पास आने का, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, आखिरी सलाम कहने का सिलसिला लगातार जारी है। और तमिलनाडु के पुलिस जवान लगातार इस कवायद में लगे हुए हैं कि कैसे किसी तरह से सुचारू व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन आप देख सकते हैं फूलों से लदा हुआ है। ये वही जगह है जहां अब से कुछ देर पहले डॉक्टर कलाम को यहीं पे सुपुर्द खाक किया गया। अभी भी लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं छतों पर लोग मौजूद हैं और लगातार घेराव। इधर बाएं हाथ में परिवार के लोग भी उनके मौजूद हैं, लगातार फूल से वर्षा कर रहे हैं, अपना आखिरी सलाम कह रहे हैं। और ये सच है कि वो आम आदमी के राष्ट्रपति थे, आम शख्स, आम शहरी या जितना भी साधारण, सरल और सरलतम हो सकता है वो सब कुछ डॉक्टर कलाम के अंदर मौजूद था। इसीलिए आज वो सब कुछ बेहद सादगी के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अपने सबसे प्रिय सपूत को रामेश्वरम एक बार आखिरी सलाम कहने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ प्रतीक त्रिवेदी, IBN 7 रामेश्वरम। तो मिसाइल मैन ने अपनी आखिरी उड़ान भर ली और बड़ी संख्या में लोग नम आंखों के साथ विदाई देने के लिए पहुंचे। बहरहाल खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर कोई याद कर रहा है अपने अंदाज से, अपने तरीके से। तो यादों के झरोखे से कुछ बातें आज हम भी करेंगे मुद्दा में। अहमद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत करीबी से जानते थे कलाम साहब को, क्योंकि हेयर कट उनका वही करते थे। कुछ किस्से हम उनसे भी सुनेंगे। उदय भास्कर जी हमारे साथ है, डायरेक्टर सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के हैं और कलाम साहब के बहुत करीबी भी रहे हैं उदय भास्कर जी। उदय जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। शुरुआत करने से पहले एक बात, एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, फिल्म बादल 1966 में आई थी, जिस पर मन्ना डे ने ये गाना गाया था, अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए। इस गाने के अल्फाज अगर देखे जाएं तो शायद कलाम साहब के लिए शायद लिखे गए थे, क्योंकि अपने लिए नहीं जिए, जमाने के लिए, दुनिया के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और एक मकसद के साथ जिए। और आखिरी जो अल्फाज थे वो भी यही दिखा रहे थे कि किस तरीके से हम देश के लिए कुछ कर जाएं बस। नहीं, आपने बिल्कुल मेरे ख्याल से सही गाना को आपने चुन लिया है। ये मन्ना डे साहब का जो गाना है, शायद ये बहुत ही उचित है कि हम कलाम साहब को उस गाने के माध्यम से भी याद कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिन अल्फाज के ऊपर आपने रोशनी डाला है कि कलाम साहब की पूरी ज़िंदगी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बचपन से लेके जब वो नौजवान थे और तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया था, और उसके बाद जब वो एक प्रकार से भारतीय सरकार में शामिल हुए हमारे साइंटिफिक स्ट्रीम में, शायद आपने जो लाइंस आपने अभी सुनाया है वो बिल्कुल सही है कि पूरा जीवन उनका एक प्रकार से अपने जो चोजन प्रोफेशनल डिसिप्लिन, वो बार बार यही कहते थे कि बचपन से उनको एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन और उससे आगे जो स्पेस व्हीकल है, शटल और सैटेलाइट के बारे में पूरा उनका जो एक सिंगल माइंडेड फोकस रहा है, और एक प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है देश के लिए और देश के तरक्की के लिए उन्होंने उसी में अपना मेहनत किया है। साथ साथ, क्योंकि आपने इस बात को दोबारा जिक्र किया है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कलाम साहब मेरे लिए एक बहुत ही सीनियर कॉलीग थे, तो हम इतना कोई खास करीब तो नहीं थे, पर बाकी हमारे देशवासी जैसे मेरे लिए भी वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और करीब 20 साल पहले की बात है, जब नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त मेरा एक प्रकार से पहला मुलाकात था, जबकि कलाम साहब साइंटिफिक एडवाइज़र नहीं बने थे,
और मैं कुछ ये मिसाइलों के बारे में अपने जानकारी बढ़ाने के लिए उनके साथ कभी कभी हमारी बातचीत होती थी जी। ये बात सही है कि उसके बाद ये उनकी बड़प्पन है कि जब भी हम मिलते थे वो बहुत ही, और इनका एक खास लक्षण है, वो किसी से भी अगर एक बार मिल जाते थे तो दोबारा जब मुलाकात होती थी कहीं भी, वो इस प्रकार से मिलते थे जैसे कि वो बहुत ही हमारे करीब एक जैसे सदियों दोस्त से जानते हो। एक गुरु जैसे, एक बिल्कुल बिल्कुल ये उनका एक बहुत ही खास लक्षण था। और मुझे इसी का मैं कहूँगा कि उनके जब आप बार बार अलग अलग उनके जो गुण थे, उनके जो लक्षण थे, और जैसे आपके अभी कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे हैं रामेश्वरम से कि लोगों के मन में वो इतने लोकप्रिय थे, यानी कि वो हर एक वर्ग के लोगों से अपने आप वो एक स्पेशल रिलेशनशिप जैसे वो बना सकते थे और लोग भी खुद को उनके साथ जोड़ लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है जी। आज सवेरे से हम आपके प्रोग्राम पे भी दिखाया जा रहा था कि बच्चों के साथ जो उनका संबंध था, हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जहां भी वो गए थे उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। और ये शब्द बार बार याद आता है कि उन्होंने माइंड्स को इग्नाइट कर सकते थे, यानी कि बचपन नौजवानों का खास ये जो मोटिवेशन था, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक खास लक्षण था कलाम साहब का जी। और उनकी जो लाइफ है एक प्रकार से बार बार मैं कहता हूँ कि हालांकि पूरे देश में इस वक्त एक प्रकार का दुख का भी माहौल है, पर दिस इज अ लाइफ टू बी सेलिब्रेटेड। बिल्कुल, और वो खुद ही कह के गए थे कि छुट्टी ना हो उस दिन काम किया जाए। उदय जी रहिए हमारे साथ अहमद हबीब साहब भी मौजूद है, जो कि अहमद साहब कल भी परसों भी आपसे बातचीत हो रही थी, बहुत सारे किस्से आप सुनाते जा रहे थे, क्योंकि वो जो किस्सों का भंडार आपके पास है शायद किसी और के पास नहीं। आज कौन सी बात याद आ रही है कलाम साहब की? किस तरीके से आप उनको याद करते हैं? कोई एक खास बात, क्योंकि रह रहकर वो पुरानी बातें वापस से याद आ रही होंगी आपको। नहीं, वो तो डेफिनेटली बड़े शानदार लम्हे थे जो याद आ रहे हैं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि आज वो प्रेसिडेंटशिप के रिटायर थे वो, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उनको प्यार दिया है और जितना हजूम उमड़ के आ रहा है उनको देखने के लिए, जितना हर एक आदमी बेताब है, तो आई थिंक ये अच्छे इंसानों के लिए बहुत कुदरती तरीके से जो इज्जत मिलती है वो उनको मिल रही है। आज हमारे सर भी उनके लिए अदब से झुक जाते हैं। और दूसरे यही लम्हे थे उनके, ये बड़े लम्हे थे कि जो आज हर एक छोटा लम्हा भी जो उनको याद करके उनकी काबिलियत, उनकी शख्सियत का अंदाजा हो रहा है हमें जो भी कुछ है। अच्छा तो, हबीब साहब कोई किस्सा सुनाइए जरा हमें उनका कि जब आप मुलाकात करने जाते थे या वो आपके पास आते थे। नहीं, नॉर्मली वही हमारे पास आते थे। उनकी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब वो आते थे तो उनके साथ में बहुत बड़ी सिक्योरिटी आती थी, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते थे कि उनके साथ में इतनी बड़ी सिक्योरिटी आती है, तो उनको ये कहा करते थे कि आप बाहर बैठो। और वो नॉर्मली सादे सीधे कपड़ों में आते थे और चप्पल में आते थे ज़्यादातर, तो उनको ये कहा करते थे सामने नहीं आना, उनको कहना कि आप एक तरफ बैठ जाइए ताकि आप नजर ना आए। तो ये उनका एक बड़ापन था। जब भी आते थे पहले वो हालचाल पूछते थे, फैमिली के बारे में पूछते थे, इवन बच्चों की बातें करते थे बड़ी तसल्ली के साथ में, और उनके शक्ल पे आज तक कोई भी टेंशन प्रेशर नहीं देखा। ही ऑलवेज हैड ए वेरी स्माइलिंग रिलैक्स फेस, जिसे वो बातें करते थे। और ये पता लगता था आपको कि ही इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी जो हमारी शॉप में आते थे, लेकिन ये पता लगता था जैसे हमारे अपने लोग करीबी तरीके से हमारे दर्जे के लोग आ गए। तो एक ये बड़ी बात थी। दूसरी उनकी बात ये थी कि जब बाल काटने की बात आती थी, वो उनको ये मालूम था कि हम इसको चेंज की बातें करते हैं। उनको ये मालूम था कि हमने उनको कई दफ़ा के चेंज करा लीजिए वहाँ पर। वो हंस के कहते थे कि नहीं, जो आप चाहते वो कर दीजिए, वट एवर यू लाइक इट नाउ। बट दैट वाज ए ग्रेटनेस। लेकिन हमने कई दफ़ा कुछ किया भी ऐसा, लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा कि आई लाइक द शेप बट आई थिंक कीप स्लाइटली लॉन्गर। पर इनके दो अल्फाजों के अंदर इनका पूरा चॉइस का पता लगता था। लेकिन जिस तरीके से वो हम्बल तरीके से ये बात कहते कभी नहीं करते थे। उन्होंने अगर हमने कुछ किया भी है और उनको पसंद नहीं आया तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आई डिडंट लाइक इट नाउ, बस उन्होंने बोला कि प्लीज कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए जैसा वो पहले था वहां पर। तो ये उनका एक बड़ापन था यहाँ पर। तो आज हमने जो भी हमें उनका गुजारे, बिकॉज हम लोग राष्ट्रपति भवन पे गए, उनको देखा करीबी तरह से। और अब जानते हैं कि कोई भी आदमी जब ब्यूटी शॉप में आता है तो बाल कटाता है तो काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है
फुर्सत का बात करने का हर एक लम्हे के ऊपर। तो हमने एक पर्सनल जिंदगी के बारे में बात करते हैं। हम ये भी करते थे कि आपका टाइम दिन में कैसे गुजरता है, शाम को कैसे गुजरता है, आपकी चॉइस क्या है म्यूजिक के लिए, आप क्या सुनते हैं, गजलें, आप गजलें सुनते हैं या कोई। तो वही कहते थे कि मेरे को साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता बजाया करते थे। और वो कहते हबीब कि साहब मैं लौटूंगी आपके गिटार पास। बजाने का शौक है, सितार बजाने का शौक है। तो ये जी हबीब साहब लौटूंगी, उदय जी भी हमारे साथ तो हैं, ये कुछ सारी किस्से वो भी शेयर करना चाहेंगे। उदय जी, इतने लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 3 दिन से लगातार मैं खुद बातचीत कर रही हूँ सबसे, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि उनके जहन में या उनकी शख्सियत में कोई नेगेटिविटी, गुस्सा कुछ नहीं था। अगर सामने वाले से कुछ गलती हो गई है, उसको कभी डिमोरलाइज नहीं करना, उसको उसकी गलती का प्यार से एहसास कराते हुए और उसको सही तरीका, सही रास्ता दिखाना। इस तरह की शख्सियत, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, बड़े हैं तो बड़ों के साथ, हर तबका खुद को उनके साथ जोड़ सकता था, वो खुद को उनके साथ, उनके लेवल पर ले जाकर बात करते थे। बात बिल्कुल सही है कि जब हम कलाम साहब को याद करते हैं, उनके शायद अभी आपने जैसे कहा कि यादों का भंडार खुल रहा है, तो 2 चीज़ उनके बारे में है। एक तो कभी उनके मन में किसी प्रकार का मैलिस नहीं था, यानी कि हम दोबारा मैं इसको बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम शायद उतने करीब नहीं थे या हमने डायरेक्टली उनके साथ ना स्पेस में या डीआरडीओ में काम किया जैसे बाकी लोगों ने किया है जी। पर जहां तक मेरा ताल्लुकात रहा है और जिन लोगों से भी हमने बात किया है उनके डिपार्टमेंट में, और बाद में जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति भवन के बाद बार बार कहते थे कि मैं अभी एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूं, एक मामूली नागरिक हूं, उनके मन में किसी भी विषय पे मैलिस नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का जो नेगेटिव जो भावना है, कभी किसी के बारे में ना वो जो कहते हैं ना कि किसी प्रकार का नेगेटिव बातचीत या मैलिस नहीं था, और दूसरा कभी भी वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते थे, और यानी कि वो हर एक चीज़ को बहुत, मैं कहूँगा, सीरियसली वो स्टडी करते थे। उनकी काफ़ी जानकारी थी जो कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मुद्दों के बाहर भी था, पर ये उनका, मैं कहूँगा कि एक प्रकार का पर्सनल प्रोफाइल था कि सबके साथ वो बहुत ही प्यार, हमदर्दी और दोस्ती के साथ। ये नहीं है कि वो टास्क मास्टर नहीं थे, वो काफ़ी, मैं कहूँगा, जब वो टीम के साथ अपना काम करवाते थे, चाहे हैदराबाद में हो या कहीं और, उनके बातचीत से बार बार यही कहा जाता है कि वो जिस प्रकार से अपना जो अल्फाज या शब्दकोश का जो इंटोनेशन है, वो जिस टोन में कहते थे, जैसे आज सवेरे हम कह रहे थे कि बार बार जब वो अपने करीबी लोगों से कहते थे उनको फनी मैन बोलते थे। बिल्कुल। पर फनी मैन, हालांकि 2 ही शब्द है, फनी और मैन, जिस प्रकार से कलाम साहब उसको प्रयोग करते थे, उससे आपको अंदाजा होता था कि क्या वो हल्का सा इशारा दे रहे हैं या डांट लगा रहे हैं या नाखुश हैं किसी भी, मान लीजिए, उस टोन में, उस पिच में उनके भाव साफ नजर आते थे। हाँ बिल्कुल जी। उदय जी लौटूंगी आपके पास। अगर आप, क्योंकि आप मैं उदय जी लौटती हूँ क्योंकि किस्सा बहुत सारे किस्से हैं, हर कोई शेयर करना चाहता है। एसएम खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये कलाम साहब के फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी भी हैं। एसएम खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ क्योंकि आप बहुत करीबी रहे उनके, ये बताएं कौन सी बात आज सबसे ज्यादा याद आती है, और अगर हम प्रेरणा के तौर पर देखें, एक शख्सियत के तौर पर किस तरह की प्रेरणा आपको उनसे मिलती है? देखिए, उनके जो मैं तो 5 साल उनके साथ काम किया और इतने एनेक्डोट्स हैं और इतना मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत वाइड एक्सपीरियंस है कि जिसका आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इट वाज अ लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ 5 years, बट वन थिंग विच आई रिमेंबर ऑलवेज इज दैट ही ऑलवेज यूज्ड टू से that I should be remembered as a teacher. Though he was a space scientist, he was a missile scientist, he was president of India, he was a great human being, but he always used to say that he should be remembered as a teacher. And you see what a nice compliment of nature and of Allah to him, that he died while teaching students in Indian Institute of Management at Shillong. He had gone all the way from Delhi to Guwahati to Shillong and straight away to the lecture hall and collapsed there. So he wanted to pass a very active life till his last breath, and in fact this is a great tribute to him that he had gone like this. As far as his presidency is concerned, from day one he was a very active president. That's why the entire media and the people of India started calling him as
पीपल्स प्रेसिडेंट एंड राष्ट्रपति भवन बिकेम ए पीपल्स प्लेस। बिल्कुल। पहले दिन उन्होंने, जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसको राष्ट्रपति भवन को एक किला नहीं बना रहना चाहिए, बल्कि एक जनता का प्लेस बनना चाहिए जहां जनता आसानी से आ जा सके, सभी लोगों के लिए खुला हो, मिल सके। बिल्कुल, सभी लोगों के लिए खुला हो। तो उनका सारे ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस होती थी कि कभी भी लोगों को ना रोको और कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेसिडेंट हाउस आएं और वो अपनी बातें रखें। और जब वो मुलाकात करते थे खान साहब, जब वो मुलाकात करते थे लोगों से, तो किस तरह की बातचीत, क्योंकि हर कोई चाहता है मिले, और कलाम साहब को तो सब इतना पसंद करते थे, उनको ऐसा लगता था कि जैसे ये हमारे राष्ट्रपति हैं, हर कोई मिलने के लिए पहुंचता होगा। तो कभी चेहरे पर थकान या शिकन होता था कि अभी मैं इतने लोगों से मिला हूं, अभी फिर से इतने सारे लोग आ गए मिलने? नहीं, ये उनकी खास एक क्वालिटी थी कि हमने कभी उनको थका हुआ महसूस नहीं किया, और वो हर किसी से उसके लेवल पर आकर मिलते थे। अगर कोई साइंटिस्ट आ रहे हैं तो उनसे साइंटिफिक बातें करते थे, अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट के लेवल की बात, अगर ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियंस हैं तो उनसे कंसर्न बातें। तो वो हमेशा, जो भी शख्स उनसे मिलता था, वो अपने को कंफर्टेबल महसूस करता था। ऐसा नहीं होता था कि उससे वो किसी और सब्जेक्ट की बात करने लगे, और हमेशा उसको इतना कंफर्टेबल बना देते थे कि 5 मिनट के बाद उनको महसूस नहीं होता था कि वो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी ये थी कि ही वॉज एट ईज with children, he was at ease with scientists, he was at ease with politicians, with prime ministers, with presidents, and he was a very good communicator to put forth his views. बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ विचार और ऐसे ही कुछ व्यूज हैं जो कि वो छोड़ गए, कुछ सपने, कुछ विजन, 2020 विजन। मैं उदय भास्कर जी, बिल्कुल खान साहब लौटूंगी आपके पास। उदय भास्कर जी, मैं उस विजन के बारे में बात करना चाहूंगी। आखिरी जो अल्फाज थे, क्योंकि सृजनपाल सिंह जो कि उनके साथ उस वक्त थे, उन्होंने बताया कि जो आखिरी लाइन जब वो IIM में बोल रहे थे, उसमें ये था कि धरती को कैसे जीने लायक बनाया जाए, उसमें भी सोच और उसमें भी विजन। हमारी धरती, हमारा देश किस तरीके से सबसे खूबसूरत बने, और कुछ चिंताएं भी साथ थी। उस विजन को कैसे आगे बढ़ाया जाए? ये बात सही है। ये लिवेबल प्लैनेट के बारे में कलाम साहब जब भी उनको मौका मिलता था, वो इसके ऊपर काफ़ी अपने जो थॉट्स हैं, जो सोच विचार है, लोगों से बात करते थे। और उनको ये पूरा, जो मैं कहूँगा संपूर्ण तरीके से, चाहे वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, या भारत के अंदर जिस प्रकार से ये स्वच्छ भारत या क्लीन भारत, वो बहुत ही एक प्रकार से चिंतित थे कि हमारे देश में ये जो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और प्लैनेट के बारे में जो जानकारी होना चाहिए, और दोबारा वो टेक्नोलॉजी पे जाते थे। पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ ये लिवेबल प्लैनेट के संदर्भ में, और जिस प्रकार से भारत के अंदर चाहे वो पोल्यूशन हो या भ्रष्टाचार, ये सब जो ऐसे मुद्दे थे जो कि वो खास नौजवानों के साथ वो कहते थे कि आप लोगों का जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। पता नहीं अगले 10 साल हो या 20 साल की, हमारे जनरेशन के लोगों के पास समय नहीं है। यानी कि एक प्रकार का उनके, शायद आप कह सकते हैं कि प्रीसियंस भी थी कि उनका समय अभी शायद खत्म हो रहा है, और नौजवानों को ये जिम्मेदारी और ये जानकारी वो देते थे। मैं आखिरी में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि जब हम कलाम साहब की याद कर रहे हैं, जो उनका अधूरा जो रह गया था, कई सारे जो मुद्दे और विजन्स हैं, एक था उनका कि भारतीय जो संसद है, बार बार कहते थे कि भारत जो है हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के लिए वो बड़ी साइंटिफिक तरीके से वो उसको ब्रेक डाउन करते थे कि उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर किस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स है, और बार बार वो संसद पे आते थे, पार्लियामेंट के ऊपर। और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या अलग अलग स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो जिम्मेदारी है जी, जो ईमानदारी है, उसके ऊपर वो अपने सोच विचार कभी कभी उसके बारे में वो कुछ शेयर करते थे। और मुझे याद है एक आध एमपीज ने पिछले 2-3 दिनों में जब वो भी याद कर रहे थे कलाम साहब को, वो भी कह रहे थे कि मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटर कलाम साहब के साथ मिलने के लिए, जब बातचीत करने के लिए जाते थे, वो शायद इन्हीं बातों के ऊपर बात करके वो उनसे प्लेज लेते थे कि आई विल नॉट डिसरप्ट पार्लियामेंट फॉर
अननेसेसरी रीजन। यानी कि वो उनको याद दिलाते थे अपनी टिपिकल तरीके से, जैसे बच्चों से वो प्लेज लेते थे कि आई विल वर्क फॉर अ बेटर इंडिया, इस प्रकार से वो पार्लियामेंटेरियंस को भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको वो याद दिलाते उसका थे, एहसास कराते अपने ही थे। बहुत ही प्यार से। बिल्कुल तो उदय ये जी रहिए शायद हमारे हमको ध्यान साथ। देना मैं चाहिए। इसी पर एक और एसएम ये- खान साहब आपका रिएक्शन भी चाहूंगी, क्योंकि जाते हुए हमने सृजन से भी बात की जो उनके साथ थे, जब वो गुवाहाटी जा रहे थे तब हमने शिलोंग जा रहे थे तब हमने देखा कि रास्ते में उन्होंने ये बातें भी कही, पार्लियामेंट का सेशन जिस तरीके से चल रहा था उसको लेकर चिंता जताई, उन्होंने गुरदासपुर हमले को लेकर चिंता जताई, वो चिंताएं भी जहन में थी। नहीं, वो हमेशा रहती थी और वो पार्लियामेंट के बारे में, जैसा अभी भास्कर साहब ने बताया, उनका ये कंसर्न था कि पार्लियामेंट शुड गिव मैक्सिमम आउटपुट। बिल्कुल। और जब भी पॉलिटिकल लीडर्स उनसे मिलते थे तो उनको कहना ये होता था कि आप सब लोग विजन इंडिया 2020 के लिए काम करें और हिंदुस्तान को 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर आप उसकी प्रोग्रेस करें। और उसके लिए पार्लियामेंट की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, और पार्लियामेंट जब तक उसमें डिबेट और डिस्कशन नहीं होगा और ऐसे लेजिस्लेशंस नहीं आएंगे जिससे भारत की प्रोग्रेस हो और मुख्तलिफ एरियाज में डेवलपमेंट हो, वो अचीव नहीं हो सकता। तो इसलिए उनका मकसद ये था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन शुड ग्रो एंड शुड कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम। बिल्कुल, सियासत नहीं, सियासत से परे होकर सिर्फ देश की बात की जाए और देश के भले के लिए ही बात की जाए। चलिए, आप खास मेहमान रही हमारे साथ। वो कमाल थे, वो कलाम थे। जी हाँ, वाकई कमाल के थे, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसे सियासत से कोई सरोकार नहीं, जिसे सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जिया, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए जिया, और जाते जाते भी एक यही सपना देखा कि कैसे धरती को जीने लायक बनाया जाए। देश में हो रही तमाम हलचलों से दुखी थे, लेकिन साथ ही साथ उनका निवारण किस तरीके से किया जाए उसको लेकर भी चिंतित थे, और किस तरीके से उपाय खोजे जाए वो बात हमेशा जहन में रही। बहरहाल सुपुर्द खाक कर दिया गया आज कलाम साहब को। रामेश्वरम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, सियासतदान यहाँ पर पहुंचे, नमाज़ों के साथ विदाई दी गई, और अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कितने लोकप्रिय थे कलाम साहब कि सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक वहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। एक एक कर लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई लोग सुबह से पहुंचे, कई लोग कल पहुंचे, दूर दराज से लोग अपने दफ्तरों से, स्कूल कॉलेज से छुट्टी लेकर यहाँ पर आए अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। और बहुत सी शिक्षा जो कि उनके जीवन से हमें मिलती है, बहुत से प्रेरणा जो कि उनके जीवन से हम ले सकते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, छात्रों के लिए उन्होंने बहुत से सपने देखे थे। और छात्र कौन सी ऐसी बात है जो सबसे ज़्यादा उनकी अपनाना चाहते हैं? मेरी सहयोगी पायल एमिटी में मौजूद, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। किस तरह की बातें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे कहते हैं कि हम कलाम साहब की इस चीज़ को पकड़ेंगे और फिर आगे चलेंगे, अपने जीवन को संवारेंगे? बिल्कुल नवजोत, खुद बच्चों से ही पूछ लेते हैं। इस वक्त हम एमिटी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कलाम साहब से मिले थे। जो आपने सवाल पूछा, क्या सीखा बच्चों ने कलाम साहब से, कैसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे पूछते हैं। आपने क्या सीखा कलाम साहब से? मैंने सीखा दैट यू शुड ऑलवेज स्टे डेडिकेटेड टू वन कॉज, एंड कुछ भी हो जाए, नो मैटर हाउ मेनी फेलियर्स यू माइट हैव टू फेस, यू विल ऑलवेज अचीव ग्रेटनेस इफ यू स्टिक टू योर कॉज। आपने क्या सीखा? आजकल के युग में उनसे बड़े लीडर का मिलना हमारे देश में बहुत मुश्किल है, और उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है, इंस्पायर किया है कि आगे आप मेहनत करते रहिए, अपनी सक्सेस को कायम करना है तो उसी के बारे में सोचिए और फेलियर्स पे ना जाइए। और एक कोट मुझे उनका याद आता है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। सूरज की तरह चमकना है तो आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। आपने क्या सीखा? एक्चुअली मैं जब कलाम सर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इनकी एक पिक्चर याद आती है जिसमें वो एक साइकिल में बैठे हैं और पीछे मिसाइल्स रखे हुए हैं, और ये हमें बताता है कि चाहे आप कितने भी छोटे घर से हो या कोई भी हम्बल बैकग्राउंड हो, आप कोई भी ऊंचाई में पहुंच सकते हो। वो हमारे देश को, उन्होंने इतने लॉरल्स, इतने एम्बिशंस हमें दिए हैं हर बच्चों को, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकती। आपको कैसे इंस्पायर करते कलाम सर? उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क करना सिखाया है, और उन्होंने सिखाया है कि कभी भी फेलियर से हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा उठकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए।
आप क्या सीखते हैं कलाम से? कलाम साहब एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन थे। उन्होंने जब वो हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि जब वो पायलट के लिए अप्लाई कर रहे थे इंटरव्यू एग्ज़ाम में, सो ही नॉट क्लियर इट, वो क्लियर नहीं कर पाए, बट फिर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा दिया एंड देन ही बिकेम द कमांडेंट। सो मतलब उनके अंदर ये फेथ था कि वो बढ़िया चीज़ कर सकते थे, तो ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। चलिए, जिंदगी में ऑप्टिमिस्ट रहने की ज़रूरत है। आप बता रहे थे कि आप कुछ कहना चाहते हैं कलाम साहब के बारे में, क्या कहेंगे? जी, जो मुझे उनकी चीज़ जो मेरे दिल को छू गई है वो है कि ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब वो मंडे को IIM शिलोंग में अपनी स्पीच दे रहे थे तो वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में लगा रहे थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आप मैम, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हमें ना बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल होती हैं, वो बहुत आइडियलिस्टिक नहीं होती, वो हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। वो उनकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो आप नवजोत, आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर इंस्पायर्ड है कलाम साहब से। कलाम साहब भले आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी सिखाई बातें ज़रूर जहन में हमेशा रहेंगी। और कलाम साहब ने खुद कहा था कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे लिए शोक ना मनाएगा, आप मेरी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कीजिएगा। पायल, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। एक लीडर के तौर पर बच्चे उनको देखते हैं, लीडर वो जो कि आपको प्रेरणा दे, लीडर वो जो आपको सही रास्ता दिखाए, और यही मकसद था कलाम साहब के जीवन का, और उन्होंने इसी को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़े, सबको प्रेरणा दी और सबको रास्ता दिखाया, वो सही रास्ता दिखाया। सृजन पाल सिंह हमारे साथ मौजूद है जो कि कलाम साहब के साथ थे आखिरी लम्हों में भी। सृजन, मेरी आवाज आप तक अगर आ रही हो, धरती को जीने लायक कैसे बनाया जाए, ये आखिरी लाइन थी कलाम साहब की। सपने बहुत से, इच्छाएं बहुत सी, और एक तरीके से प्रेरणा स्रोत बने न सिर्फ युवाओं का बल्कि हर तबके के, हर उम्र के लोगों का। समझ में नहीं आया मेरे को। सृजन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। चलिए कोशिश करते हैं, आवाज ठीक कराएंगे। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पल जो कि आज आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, आप पूछ रहे हैं शायद कौन से पल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, देखिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कलाम वाज एन इंस्पिरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशंस, और उनके साथ करीब 6-7 साल मैंने बहुत ही क्लोजली काम किया। जब से मैं IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुआ, वो वहाँ मेरे टीचर थे, और उसके बाद से उनके साथ मैंने काम किया। रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा वो सिखाते थे उनके जीवन से जिससे कि कुछ सीखा जा सके। जैसे कि एक चीज़ जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा जो उनके बारे में चीज़ उत्साहित करती है, याद आती है, वो ये है कि उनकी जो ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी थी। मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट बोलते थे उनको सब लोग, लेकिन उसके बाद भी जो ह्यूमिलिटी के साथ वो रहते थे डेली लाइफ में, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। डॉक्टर साहब, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, हम में से किसी को भी, जितने भी लोग उनके साथ काम करते थे, उनमें से किसी को भी ये नहीं बोलते थे कि ये मेरा सेक्रेटरी है या मेरा असिस्टेंट है। वो बोलते थे ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर वो अपने गार्डनर के बारे में भी बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि ही इज़ माई फ्रेंड हु मेंटेन्स माई गार्डन। सो वो जो एक फ्लैट वर्ल्ड के बारे में बिलीव करते थे जिसमें हायरार्कीज नहीं होती हैं, दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अगर आप कॉन्टेक्स्ट में जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखिए तो। दूसरा, कलाम साहब वाज, लोगों को लगता है कि ही वाज जस्ट अ हार्डकोर प्रोफेशनल, बट ही वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी इश्यूज हैं, अगर आपको छोटा सा सर्दी जुकाम भी किसी को भी है तो उसको जाकर के पूछना या उसको लाइफ के बारे में एडवाइसेस देना, ये सब समथिंग ही यूज्ड टू डू इट वेरी जेन्युइनली। और उनके अंदर एक मैजिक था, ही न्यू द फॉर्मूला ऑन हाउ टू विन पीपल, और वो उनके अंदर से आता था। दैट इज व्हाट सेपरेट्स डॉक्टर कलाम फ्रॉम एनीबडी एल्स, एंड दैट्स हाउ ही इज ग्रेट मेरे ख्याल में। बिल्कुल, माय फ्रेंड, एक दोस्त की तरह सबको कहते थे कि ये मेरे दोस्त हैं, क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते थे, सबको ये बताते थे कि हम और आप, धरती पर जितने भी लोग हैं वो सभी प्राणी साथी हैं, साथ मिलकर चलते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर भविष्य को संवारते हैं, बनाते हैं। हबीब साहब, ये दोस्त शब्द आपके लिए भी बहुत बार इस्तेमाल किया होगा कलाम साहब ने। किस चीज के लिए? दोस्त शब्द जिसका जिक्र सृजन कर रहे हैं, वो शब्द आपके लिए भी बहुत बार इस्तेमाल किया होगा कि ही इज माय फ्रेंड, जो कि मेरे बाल काटते हैं।
यहाँ तो मुझे एक और बात याद आ रही है, वो ये कि मेरे वालिद साहब बीमार थे जी, और जब उन्होंने पूछा उनके बारे में तो मैंने इनको बोला कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने मुझे पता कि आप जानते हो कि प्रोस्टेट के अंदर एक प्रॉब्लम और आती है, अगर उसमें मिलिग्नेंसी आती है तो उसका चेक करा लीजिए, बिकॉज दैट इज द थिंग विच इज मोर कंसर्न अबाउट ऑल दिस। उस वक्त बिकॉज दिस इज मेडिकल वर्ड, मेरे को नहीं मालूम था इसका मतलब क्या होता है। जब मुझे ये बात का पता लगा तो आई वॉज मच मोर सीरियस to have all kind of the test it and see के whether there should not be anything wrong। तो एक बात देखिए कि वो इतने गहराई में जा, किसी भी एक जरा से पॉइंट के लिए इतनी गहराई में जाना और लोगों को बताना कि शायद तुम्हें ये बात का पता नहीं, तो जरा केयरफुल इसके लिए हो जाइए। तो वो एक इतनी बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने मेरी वालदा के बारे में पूछा, उन्होंने वालदा के बारे में पूछा कि बीमारी क्या है और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए। तो ये कहाँ मैं, कहाँ मेरे चिल्ड्रन और कहाँ मेरे माँ बाप, तो सबका कंसर्न उनके दिल में होता था वहां पर। और फिर उसके साथ में वो सबको होशियार करते थे कि अगर ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये परिवार के साथ खुद को जोड़ लेते थे। हर शख्स जो उनके साथ जुड़ा है, हो सकता है वो सिर्फ शख्स नहीं जुड़ा है, वो खुद उनके परिवार के साथ जुड़ जाते थे। और एब्सोल्युटली, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चे से बात करें तो बच्चे बन गए, बड़े से बात करें बड़े से बन गए, बिल्कुल हबीब साहब बात करें तो बराबर के नजर, तो उसमें वो गैप नहीं नजर आता था कि तो बिल्कुल हबीब साहब आप रहिए। हर एक के साथ में जो सबसे बड़ी, इट वाज ए स्माइलिंग फेस, इट वाज ए रिलैक्स फेस। यस, एक पॉजिटिव शख्सियत है जिनसे हमेशा सकारात्मकता ही हमें मिली, एक पॉजिटिव एनर्जी जिनसे मिलती थी। और आज बिल्कुल हम और आप सब अगर यहाँ पर बैठे हैं उनको याद कर रहे हैं तो उसी पॉजिटिविटी के साथ। सृजन, जो उनका विजन 2020 था, अब उसको साकार करना अब मकसद यही है। सपना उनका साकार होगा तो सही मायने में देश तरक्की करेगा और लोगों को और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। कैसे उसको साकार किया जा सकता है सृजन? आप विजन 2020 के बारे में जी, मैं हबीब साहब लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल सृजन जी, विजन 2020। ठीक है जी, विजन 2020 जो है वो डॉक्टर कलाम का एक बहुत ही फ्लैगशिप विजन है, जिसमें उन्होंने एक कल्पना करी थी, और कल्पना आज की नहीं है, कल्पना 90 के दशक की है। उन्होंने 90 के दशक में ये कल्पना करी कि भारत एक आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है, जो उस जमाने में अपने समय से कम 25-30 साल आगे की बात थी, विच इज़ वेरी रेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। विजन 2020 में डॉक्टर कलाम ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, जिसमें से अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर को सबके लिए एक्सेसिबल कैसे बनाएं, रूरल और अर्बन डिवाइड को कैसे कम करें, गरीबी और अमीरों के बीच का डिवाइड है वो कैसे थिन लाइन एकदम कर दिया जाए, क्रिएटिव लीडरशिप कैसे बढ़ाई जाए, देश में गवर्नेंस में प्राइड कैसे आए, और देश ऐसा कैसे बनाया जाए जिसमें हर नागरिक को रहने में फक्र हो। तो ये जो आइडियोलॉजी थी कलाम की, इसको उन्होंने एक नटशेल में विजन 2020 का नाम दिया। और विजन 2020 हमसे अभी 5 साल दूर है। अनफॉर्चुनेटली कलाम साहब जो उसके प्रणेता थे वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप लोग हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। हम और आप सभी लोग हैं। फिर से बोलेंगे? आप लोग हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने खुद ही कहा था कि अब सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं। बिल्कुल, अब तो विजन 2020 की जिम्मेदारी सारे देश में है, बिकॉज डॉक्टर साहब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनके जो आदर्श हैं वो सदा रहेंगे, और वो अपने आदर्शों के जरिए सदा जीवित रहेंगे। और अब ये आवश्यक है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारी पूरी जनरेशन को, पूरे देश को एक नया उत्साह दिया, उसके प्रति हम अपना थैंकफुलनेस प्रकट करते हुए सारा राष्ट्र, पॉलिटिशियन, युवा, एकेडमिशियंस, सभी लोग मिलकर के डॉक्टर कलाम का जो विजन है 2020 उसको पूरा करने के लिए अपना भरसक प्रयास करें। और कैसे होगा वो पूरा? सृजन, आप रहिए हमारे साथ। तो सृजन और अहमद हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सृजन, एक सवाल जो कि ये बातें भी सुनने में आ रही हैं कि कलाम साहब को पहले से एहसास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला, क्योंकि आप तो हमेशा उनके साथ रहते थे एक हमसाए की तरह। क्या आपसे इस बात का जिक्र उन्होंने किया था, कुछ डिस्कस किया था उन्होंने? एक्चुअली ये सवाल सुबह से आ रहा है, और
ये सवाल शुरू हुआ है तब से इस पे मैंने काफ़ी सोचना शुरू किया, और 2-3 घटनाएं ऐसी ज़रूर हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ घटित हो सकता है। पहला तो मुझे याद है कि कुछ दिन पहले, करीब 2 महीने पहले, डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, सर हम लोग आपस में कॉन्वर्सेशन करते थे, बड़े कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में। उन्होंने मुझसे पूछा, ये बताओ सृजन, व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर? तुम किस रूप में जाना चाहते हो, कि तुम्हें दुनिया किस रूप में जाने? तो मैंने कुछ बोला, फिर मैंने साहब से ऐसे सवाल पूछ लिया कि सर बट व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? तो साहब ने बोला कि लिसन, आई वांट टू बी, मैंने कहा साहब आप प्रेसिडेंट की तरह जानने जाओगे, या आप विजन 2020 के लिए जाने जाओगे, या आप मिसाइल मैन के लिए जाने जाओगे, या फिर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जाने जाओगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं टीचर की तरह जाना चाहता हूँ, पीपल शुड नो मी एज अ टीचर व्हेन आई एम गॉन। दूसरा, करीब 2 हफ्ते पहले एक और घटना हुई थी, और डॉक्टर कलाम और मैं शाम को बैठे हुए थे, करीब 8-9 बजे के करीब, और ऐसी बात चल रही थी, और वो बोलते थे कि देखो ऐसा है कि सबसे अच्छा तरीका जीवन त्यागने का वही है जिसमें आप जूते पहने रहो, सीधे खड़े रहो, और जो कार्य आपको पसंद है वो करते रहो। और अभी 3-4 दिन पहले ही, मेरे ख्याल में 24 तारीख की बात है, डॉक्टर कलाम मेरे से बोल रहे थे कि उनके जो संभावित रूप से जो आखिरी गुरु थे, उनके कई गुरु थे जिंदगी में, उनके जो आखिरी बॉस भी थे और गुरु भी थे, प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश, उनके बारे में वो बता रहे थे कि किस प्रकार से जब वो समाप्त हो रहे थे, अस्पताल में थे, तब उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया था, कलाम साहब को, और उनका हाथ पकड़ा था, और उसी के दरमियान या उसके आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी उसी दिन। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये मेरे लिए, डॉक्टर साहब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा तो था ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अनुभव और याद थी कि ब्रह्म प्रकाश जी ने उनको आखिरी वक्त पे बुलाया और उनका हाथ पकड़ा। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से IIM शिलोंग में साहब जो है पढ़ा रहे थे, जो चीज़ कलाम सर करना चाहते थे जिंदगी भर, अपनी जिस रूप में जाना चाहते थे, वो पढ़ाना चाहते थे, तो वो पढ़ाते हुए वहाँ पर थे, और वो सीधे खड़े थे। वो जब गिरे तो तब भी वो एकदम सीधे खड़े थे, उसके जस्ट पहले वो स्पीच दे ही रहे थे, शब्द में थे, और जब वो गिरे तो उसके बाद जब हमने उनको बेसिक मेडिकल एड दी, स्टेज पर ही देनी शुरू करी, तो ये जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उन्होंने भी मेरा हाथ, उंगलियां पकड़ ली थी 2। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतनी महान आत्मा जो होती है उसको एक आभास हो जाता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आपका भी, सृजन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ यादें, इंसान चले जाते हैं लेकिन यादें रह जाती हैं, और हम और आप उन्हीं यादों को संजोए हुए आज मुद्दा में इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो मकसद भी छोड़ गए जिस मकसद को हमें और आपको, सभी देशवासियों को पूरा करना है। कलाम साहब का वही मकसद।